हुआ था उसमें? कल के एमसीक्यूज़ में कोई डाउट? भावना, अभिनय, वर्षा? जो भी लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं आप लोग बताइए। ओके। तो एम ऑफ एजुकेशन और एनईपी 2020 का पार्ट 1 हम लोगों ने जब पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा कि इसके पार्ट 1 में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक नया रिवॉल्यूशन है और अगर वो अच्छे से चले, है ना? अगर वो अच्छे से किया जाए, है ना? सभी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए। अब बाकी लोगों को भी आवाज़ क्लियर आ रही है। वर्षा, आपको आ रही है मेरी आवाज़? तो दोस्तों आज हम लोग अपने एनईपी 2020 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और कल पार्ट 1 पढ़ा था। तो कल के एमसीक्यूज़ आप लोगों ने बना लिए थे? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? कल के एमसीक्यूज़ बना लिए थे? कोई कहीं पे डाउट हुआ था उसमें? कल के एमसीक्यूज़ में कोई डाउट? भावना, अभिनय, वर्षा? जो भी लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं आप लोग बताइए। ओके। तो एम ऑफ एजुकेशन और एनईपी 2020 का पार्ट 1 हम लोगों ने जब पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा कि इसके पार्ट 1 में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक नया रिवॉल्यूशन है और अगर वो अच्छे से चले, है ना? अगर वो अच्छे से किया जाए, है ना? तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आपको बेसिक जो एजुकेशन है, एजुकेशन की व्यवस्था है, उन सब के परिवर्तन को बताया गया, है ना? लेकिन उसके अलावा भी बहुत परिवर्तन हुए हैं, जो हम लोग आज देखेंगे, है ना? तो अ, चूँकि एनईपी 2020 में अब डेटा बेस्ड ज़्यादा है, तो इस डेटा को ही समझना है। मतलब एक होता है पेडागोजी जिसमें आप लॉजिक समझते हैं, यहाँ पे डेटा समझना है कि आखिर हुआ क्या? एक तो हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन में हेलो श्वेता, मैं अच्छा हूँ। हायर एजुकेशन में भी कहा गया, देखिए प्राइमरी लेवल पर तो आपने देखा कि कहा गया कि भाई सभी बच्चे को एटलीस्ट फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी कराइए, लेकिन एकदम से सब हायर एजुकेशन पे 100% तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट हैं जो उम्र में बढ़ गए लेकिन पढ़ाई नहीं की। तो जब उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो एकदम से उनका हायर में तो नहीं किया जा सकता। मतलब अपर लेवल पर हम 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर तो 100% कर सकते हैं। तो अपर लेवल पे कितना कर सकते हैं, उसमें टारगेट रखा गया कि देखो भैया अभी जो है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 26.3% 2018 के हिसाब से, इसको बढ़ा के हमको 50% करना है। इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन द ऑप्शन टू रन ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। बोला कि आप डिस्टेंस एजुकेशन चलाओ, है ना, ऑनलाइन प्रोग्राम चलाओ, ताकि शिक्षा पहुंचे। अगर इस वजह से शिक्षा नहीं पहुंच रही है कि बच्चा स्कूल नहीं कर सकता, तो डिस्टेंस एजुकेशन दो, ऑनलाइन में दो, लेकिन बच्चे को एटलीस्ट 50% पर ले जाओ। आप समझ गए 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि 50% ही हो जाए ये बड़ी बात है ना। कोई बच्चा जन्म लिया है, प्ले स्कूल में है, तो उसको आप एकदम से शुरुआत से शामिल कर लोगे, लेकिन जिनका शुरू का मान लीजिए कि 8 क्लास तक वो पढ़ा ही नहीं, है ना, उसकी उम्र है 14 साल 15 साल, तो अब एकदम से उसको तो 8 9वीं क्लास में नहीं दिया जा सकता है। इसलिए दूसरा क्या कहा गया यहाँ पर कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो जितना भी हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी तो वैसा होना चाहिए। सो ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। पहला रिसर्च यूनिवर्सिटी,
सो विच विल फोकस इक्वली ऑन रिसर्च एंड टीचिंग। दूसरा टीचिंग यूनिवर्सिटी जो सिर्फ टीचिंग पे फोकस करेगा। तीसरा डिग्री यूनिवर्सिटी, सो ऑफरिंग कॉलेज whose primary focus will be on undergraduate instruction, तीसरा वाला का। So all such institution will gradually move towards academic administrative and financial autonomy. All higher education institution, कहीं कहीं पे HEI भी लिखा रहेगा तो उसका फुल फॉर्म वही है, will eventually transform into large disciplinary university and colleges with 3000 or more student. They should have a large multidisciplinary HEI or near every district by 2030। तो इसमें दो तीन चीज बोलेगी, बोला एक तो तीन तरह का इंस्टीट्यूट होगा। पहला होगा अनुसंधान विद्यालय विश्वविद्यालय, जिनका में मेन काम रिसर्च रहेगा, शिक्षण भी होगा। दूसरा होगा शिक्षण विद्यालय जो पूरा पूरी शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विश्वविद्यालय। तीसरा होगा डिग्री कॉलेज जिनका जो अंडर ग्रेजुएट होगा और वो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री देंगे। और संस्थान में क्या है, शैक्षिक प्रशासनिक और वित्तीय सभी चीजें मिलेंगी। और एक बड़ी बात कही गई जो नीचे लिखा है कि इसमें 3000 या उससे अधिक विद्यार्थी वाले मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय होंगे। अब मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या हुआ कि अलग अलग ब्रांच मौजूद होंगे, क्योंकि एक और चीज क्या कहा गया कि आप चाहे तो स्विच कर सकते हैं। अभी क्या है कि बीए है फिर बीएससी है, अब इसमें बहुत बड़ा गैप है। इसलिए बोला कि एक तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाइए, बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और वहीं पर अलग अलग डिसिप्लिन हो, अलग अलग विषय हो, ताकि बच्चे स्विच कर सके, है ना। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके निकट एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे रहें और उनको सफल करने में भी कहीं कोई परेशानी नहीं हो। अब ये कैसे होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा कैसे होगा? सो द करिकुलम ऑफ ऑल HEI शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी to integrate the humanities and art with science, technology, engineering and mathematics. Undergraduate degree will be made more flexible with multiple exit option with appropriate certification। अब ये क्यों किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। For example, a student will get a certificate after 1 year and a diploma after 2 year and bachelor degree after 3 year, है ना, and a bachelor degree with research after completing the 4 year, जो 4 साल का integrated course। Apart from this, academic bank of credit will be credited to digital store the academic credit earned from various education institution so that degree can be awarded on the basis of credit। Higher education institution will have the flexibility to design master program। The MPhil program will be discontinued। तो क्या कहा गया, देखिए मैंने कहा ना आज कोई पेडागोजिकल बात नहीं है, आज आपको सिर्फ क्या चल रहा है दुनिया में, देश में, उसकी बात है। तो एक तो कहा गया कि मल्टी डिसिप्लिन रखा जाएगा, अलग अलग विषय रखा जाएगा। अभी आप एक चीज गौर करिए, मैं बीटेक डिग्री किया हूं और मेरी शौक थी, मैंने बहुत साल नौकरी की, मेरी शौक थी पढ़ाने में, मैं पढ़ाने में आ गया। या कई बार ऐसा होता है कि आप कोई डिग्री कर रहे होते हैं, लेकिन शुरुआत में होता है ना, पड़ोस वाले ने बोला साइंस ले लो, कोई ने बोला मैथ ले लो, लेकिन घुमा फिरा के आप कोई भी डिग्री करो, आप कहीं पे भी एलिजिबल रहते हो। आप शिक्षक भर्ती में हो, आप अलग अलग सब्जेक्ट से की हो, आप एलिजिबल हो। आप कोई रेलवे के फॉर्म भरो, बैंक भरो, एसएससी भरो, तो कुछ भी ग्रेजुएशन किया हो तो आप एलिजिबल हो। तो मेरे दोस्तों, जब वहां पे दिक्कत नहीं है तो ये चीज सरकार को महसूस हुई कि हम बच्चे को स्टिक क्यों कर रहे हैं। अरे तुम तो मैथ से हो गया, अब तुम्हारा मैथ में ही जिंदगी है। नहीं, जितने भी हमारे अलग अलग विषय, ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग है, गणित है, इन सब से इसको जोड़ा जाए। अब इसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, है ना। अगर आप कोई डिग्री एक साल करके किसी दूसरे में से, मतलब आप साइंस से आर्ट में स्विच कर सकते हैं। एक साल अगर आपने पढ़ा तो अभी क्या होता है, अगर आप बदलना चाहते हैं तो एक साल बर्बाद नहीं, एक साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना, और 2 साल के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल पूरा कर लिया तो आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल पूरा कर लिया तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें बैचलर के साथ साथ आपको रिसर्च भी मिल जाएगी। या तो बीए बीएड बीएससी बीएड करिए, या 4 साल का रिसर्च बेस्ड करिए जिसमें कि आपका यूजी पीजी रिसर्च सब हो जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिकल बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं।
सिर्फ 2 जगह पे नहीं किया गया है ये, मेडिकल और लॉ में, क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी अलग होती है। बाकी सब तो वही कर रहा है कि नहीं? मैं इंजीनियरिंग करके आईआईटी में जॉब कर रहा था, एक बीसीए किया हुआ बंदा वहां बैठा हुआ है, एक बीएससी किया हुआ बंदा एक कंप्यूटर कोर्स करके वहां बैठा हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब कैपेबल तो है ही ना सब, ये चीज। अब इसको ट्रैक कैसे करेंगे? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। डिजी लॉकर कैसे है वैसे ही। अब उसमें क्या होगा, आपने कोई भी डिग्री की, आपकी क्रेडिट वहां पर है, तो आपकी क्रेडिट है, 1 साल किया, क्रेडिट वहां चली गई। अब उस क्रेडिट के बेसिस पर आप आगे कहीं पे भी एडमिशन ले लो, मतलब इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा ये। और एमफिल प्रोग्राम एक था, उसको बंद किया जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छी बात है ना। बताया ना बेटा मैंने, लॉ और मेडिकल ये दो अलग रखा गया है, इसलिए मैंने अलग से बोल दिया आपको। उसके बाद है रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विल बी ओवरहॉल्ड to ensure that separate independent bodies handle function such as regulation and accreditation, funding, and setting teaching standard. This will reduce conflict of interest and eliminate centralization of power. To ensure this, a Higher Education Commission of India will be set up with 4 independent vertical. तो 4 इंडिपेंडेंट, एक तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है ना, विच विल बी अ सिंगल है ना रेगुलेटर। दिस विल इंक्लूड टीचर एजुकेशन बट नॉट लीगल है ना, एंड मेडिकल एजुकेशन। नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल 4 एक्रीडिएटिंग इंस्टीट्यूशन। तीसरा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल 4 फंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड 4 curriculum framework and learning level for higher education. General Education Council, if there is a dispute between these 4, a body of expert will under SECI will solve it. तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो भारत में उच्च शिक्षा के रेगुलेटरी ढांचे में काया पलट की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि अलग स्वतंत्र निकाय रेगुलेशन करे। रेगुलेटरी मतलब कौन इसको देख रेख कर रहा है, समझिए, है ना। और साथ ही साथ एक्रेडिएशन, वित्त पोषण और शिक्षण मानदंड को बनाने जैसे कार्य करें। इसमें हितों का टकराव कम होगा और सत्ता का केंद्रीकरण खत्म होगा। मतलब अब एक ही बॉडी सब काम कर रही है। अब यहां पर क्या है, हम वेरियस काम कर रहे हैं। जो रेगुलेटरी बॉडी है वो अलग है, तो वो निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा। इसके लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, जिसमें 4 वर्टिकल होंगे। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा रेगुलेटरी परिषद, जो सिंगल रेगुलेटर होगी, इसमें शिक्षकों की शिक्षा शामिल होगी और कानून और मेडिकल की शिक्षा शामिल नहीं होगी। जो मैंने अभी आपको बोला भी था कि लॉ और मेडिकल, ये 2 चीज को बिल्कुल अलग रखा गया है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं और इसके लिए बिल्कुल आपको शुरू से ही तैयार होना पड़ता है। संस्थान का एक्रीडिएशन करने के लिए राष्ट्रीय एक्रीडिएशन परिषद होगा और उच्च शिक्षण संस्थान के वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद होगा और उच्च शिक्षा के करिकुलम का फ्रेमवर्क और लर्निंग लेवल्स को तय करने के लिए सामान्य शिक्षा परिषद होगा। इन चारों के बीच विवाद होने पर है ना, HECI के अंतर्गत विशेषज्ञ का एक निकाय उसको हल करेगा। तो ये चारों बॉडी आपस में काम करेगा। लेकिन अगर इसमें कोई विवाद होगा तो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इसकी देखरेख करेगा। ठीक है, ये प्लान बन रहा है, अभी इसको इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद आया इंप्रूविंग रिसर्च। The committee noted that only 0.69% of GDP is invested in improving research and motivation in India, compared to the 2.8 in USA, 4.2 in South Korea, and 4.3 in GDP in Israel. The NEP suggested that an independent national research foundation be established to fund and facilitate high-level research in India. So currently specialized in research funding institutions such as the Department of Science and Technology, Indian Council of Medical Research support independent projects. The foundation will collaborate है ना with these agencies to avoid duplication. तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि कमिटी ने क्या कहा कि भारत में अनुसंधान और नवाचार में, रिसर्च में और कुछ इनोवेशन में, सुधार में हमें इन्वेस्ट करना है और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ हम 0.69% कर रहे हैं कुछ नया करने में। यूएसए 2.8 कर रहा है, दक्षिण कोरिया 4.2 कर रहा है, इजराइल 4.3 कर रहा है।
देखिए कितना वो लोग रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एनईपी ने सुझाव दिया कि भारत में उच्च स्तर के अनुसंधान को वित्त पोषण करने और सुविधाजनक बनाने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाए, है ना? और वर्तमान में अनुसंधान को वित्त पोषित करने वाले विशेष संस्थान जैसे विज्ञान और तकनीकी विभाग है, टेक्नोलॉजी विभाग है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, ये स्वतंत्र प्रोजेक्ट की मदद करते रहेंगे। मतलब जितना ज्यादा ये लोग रिसर्च कर सके, नई नई चीजें डेवलप कर सके, इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। फाउंडेशन डुप्लीकेशन से बचने के लिए इन एजेंसियों के साथ सहयोग भी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं दो तीन चीजें हो गई। एक तो हायर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी किया गया, फिर उसके बाद रेगुलेशन अच्छे से किया गया, और उसके साथ साथ यहां पर जो है रिसर्च को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ आपने देखा होगा अपने आसपास में बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि भाई हम लॉस एंजल्स में जाके वहां पे हम ये कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, है ना? क्योंकि उसके बाद बड़ी सैलरी वाली नौकरी लगती है। So high performing foreign university will be encouraged to set up campus in other countries. है ना? Similarly, selected leading global university will be allowed to operate in India also. So a legal framework will be created to facilitate the admission of foreign university. These university will be given relaxation in regulatory and governance norm in line to with the autonomous institution in the country. तो अब आप विदेशी विश्वविद्यालयों में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उच्च प्रदर्शन वाले विश्वविद्यालय जो हैं उनको कहा जा रहा है कि आप दूसरे देशों में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप सेटअप करिए, और जो चुनिंदा है उनको भारत में भी अनुमति दी जाएगी। विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, और इन विश्वविद्यालय को देश के ऑटोनोमस संस्थान, जैसे कैसे ऑटोनोमस कॉलेज होता है, उसके गवर्नेंस के हिसाब से उनको छूट दी जाएगी। क्योंकि देखिए वो आएगी और वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी पढ़ाई लेकर आएगी तो हमें उससे मदद मिलेगी। उसके बाद बात आती है वोकेशनल एजुकेशन की। कई सारे बदलाव किए गए दोस्तों। वोकेशनल एजुकेशन में क्या कहा कि द कमिटी नोटेड दैट in India, less than 5% of the workforce in the age group of 19 to 24 had received vocational education during 2012-2017। मैं आगे आऊंगा, लेकिन वोकेशनल मतलब आप समझिए कोई स्किल्स की ट्रेनिंग। आपने 10-12 डिग्री तो कर लिया लेकिन आता कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना? आप टेक्नीशियन हैं, ना आप प्लम्बर हैं, ना आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कुछ भी नहीं है। आप समझो, आप कहोगे कि हैं हम प्लम्बर बनेंगे, हम टेक्नीशियन बनेंगे, हम मिस्त्री बनेंगे, भाई वो बहुत बड़ी स्किल है। तो जो भी चीज हो एक स्किल है। आप एआई सीखिए, आप कंप्यूटर सीखिए, आप कुछ भी सीखिए, एक स्किल है वो। तो द रेट इज 52% in USA, 75% in Germany, 96% in South Korea. NEP had suggested that vocational training should be integrated in the phased manner over the next 10 years in all schools and higher education institutions. For this, a national committee will be formed under MHRD, है ना? For integration of vocational education, the national skills qualification framework for each subject related to occupation will be considered in detail. The objective of NEP is to ensure that at least 50% of the school and higher education students should be exposed to vocational education by 2025। हालांकि हुआ नहीं है। क्या कहा कि 2012 से 17 के दौरान 19 से 24 आयु के वर्ग के 5% से भी कम बच्चे जो हैं वो व्यावसायिक शिक्षण प्राप्त किए थे। हम किस में रहते हैं? हर 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चल रहा है, जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी चल रहा है, हम अपनी स्किल नहीं बढ़ा रहे यार। पूछ तो अल्टीमेटली स्किल की ही है। आप महीने में कितनी बार अपने सर्टिफिकेट निकाल के देखते हो मुझे बताओ। लेकिन आपके अंदर अगर कोई कला है और कहीं पर जाके उस कला का आप प्रदर्शन कर रहे हो तो वो आप डेली करते हो, और उससे आप कितना कमा सकते हो कहा नहीं जा सकता है। तो व्यावसायिक शिक्षण दिया जाए। यूएसए में 52% है, सोचिए। जर्मनी में 75, कोरिया में 96% है स्किल्स ट्रेनिंग का। एनईपी ने सुझाव दिया कि सभी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान में अगले 10 वर्षों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को चरणबद्ध तरीके से एकीकृत किया जाए, और एमएचआरडी के अंदर जो बिजनेस एजुकेशन है उसको इंटीग्रेशन किया जाए, और कक्षा 6 के बाद से ही बिजनेस स्टडीज को ऐड भी करने की बात हो रही है। इसके लिए एमएचआरडी के अंदर व्यावसायिक शिक्षण को एकीकरण के लिए एक कमेटी बनाई गई, और इसका पूरा फ्रेमवर्क राष्ट्रीय दक्षता क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर विस्तार किया जाएगा, और यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम 50% बच्चे तो
2025 तक हमारे व्यावसायिक शिक्षा में रूबरू हो जाए। आपने अगर गौर किया हो, बहुत सारी चीजें चलती है। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और कितने उसके मतलब टीम को लगाया गया है। लेकिन मतलब उस लेवल पे होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना? इसलिए या श्वेता, स्किल बहुत जरूरी। और हमें, अब जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, आप में से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, मुझे लगभग 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे पास टीचिंग रिलेटेड कोई डिग्री नहीं। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, लेकिन स्किल्स मेरे पास बचपन से आने लगी थी। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स टीचर, और जितना भी आपको मैं पढ़ाता हूँ ना, सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई एक्ट, ये सब मैंने होते हुए देखा है। मेरे पिताजी बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना के अध्यक्ष थे हमारे डिस्ट्रिक्ट, और चूंकि उनका काम बहुत पैशन वाला है, वो मतलब ऐसा नहीं, वो स्कूल भी टाइम पे जाएंगे, बाकी सब काम भी करेंगे। तो ना वो चीज मैंने होते हुए देखा है। एक टीचर का रोल, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल्स, टीएलएम मटेरियल, ये सब मैंने अपनी आंखों से होते देखा और उसमें इन्वॉल्व हुआ हूं। अब बताइए, इस स्किल से बड़ी मेरी कोई सर्टिफिकेट होगी? और मुझे खुद लगता है कि आज इतने सालों में मेरी 25-26 किताबें आ गई, 12-15 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है और लाखों बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो आप बताइए, मेरी डिग्री काम आई कि मेरे स्किल काम? आज भी मुझे पढ़ाने में कभी थकान नहीं होती, है ना? लेकिन वहां पे मुझे वो काम लगता था। आगे भी कभी अगर फ्यूचर में जाऊंगा तो वो काम ही करूंगा, अगर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर बैठ कर काम कर रहा हूं तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा। और स्किल है तो आज मेरी पूछ है, स्किल है इस वजह से है। अगर मेरे पास डिग्री भी हो, मैंने रिसेंटली, मेरे एक फ्रेंड के कॉलेज था बीएड का, उसने बोला भाई बीएड तो कर लो कम से कम। हम बोले चलो करवा दो। समझ रहे हो? और बीएड करने से पहले, 5 साल पहले बीएड पर मेरी तकरीबन 12 से 13 बुक आ गई थी। तो मैं आपको खुद का ही एग्जांपल देके बता सकता हूं कि आज के डेट में अगर मेरे पास नॉलेज है, हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कभी नहीं कहता हूं कि मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन जो भी नॉलेज है मुझे, ये सब रियल लाइफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सही प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। सो अदर सजेशंस क्या है? फिनांसिंग ऑफ एजुकेशन, एनईपी, है ना? रिटायर्ड द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन एजुकेशन ऑफ 6%, सॉरी रिटायर्डेड, रिटायरमेंट नहीं, है ना? रिट्रीटेड यानी कि उसको अपडेट किया। 6% of GDP. It is notable that the first National Education Policy 1968 had stated that government's expenditure in the education sector should be 6% of the GDP, which was also retreated by the National Education Policy in 1986. Government invested in the education sector was 4.4% of GDP in 2017-18. तो 1968 में ही कहा गया था कि 6% जीडीपी लगाओ शिक्षा में, लेकिन और 1986 में भी ये बात को दोहराया गया था, लेकिन हम 4.4 लगा रहे थे। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि हम जो है, हम एनईपी ने कहा कि भाई 6% जीडीपी आप लगाओ, है ना? अब सरकार लगाते हैं नहीं लगाते हैं बात की बात है, लेकिन उन्होंने बोला है। ऐसे ही एडल्ट एजुकेशन पर काम हुआ। बहुत सारे लोग एज बढ़ जाती है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, तो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन विल बी डेवलप्ड टू कवर द फॉलोइंग 5 ब्रॉड एरिया। पहला, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, है ना, सच फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर एंड फैमिली, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो मैंने बोला स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, है ना, मिडिल सेकेंडरी एजुकेशन, और कंटिन्यू एजुकेशन थ्रू एंगेजमेंट इन कोर्स इन आर्ट, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। दोस्तों, आप एक बात तो आप समझिए कि आप बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों को देखे होंगे या 40-45 साल के लोगों को भी देखे होंगे जो बिल्कुल लिटरेसी नहीं है उनमें। तो ठीक है, बच्चों की तरह बेसिक पढ़ाई के लिए नहीं, कम से कम अपने जीवन जीने के लिए तो बेसिक साक्षरता जरूरी है ना, ये तो आप मानते हो। तो इसलिए कहा गया कि एक तो आप मूलभूत साक्षरता और अंज्ञान कम से कम करा दो, यानी कि वो बेसिक्स पढ़ने लगे और अंकों का ज्ञान हो जाए, ताकि वो अपने जीवन को कोई भी काम करे तो उसमें हिसाब से करे, या तो उसमें कुछ जीवन की दक्षताएं दो, इसको भी ध्यान रखो। अब जैसे पैसे को कैसे मैनेज करना है, कोई ठग ना सके,
डिजिटल साक्षरता, क्योंकि डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रहा है ना? और स्वास्थ्य देखभाल, क्योंकि कई लोग के पास लिटरेसी नहीं है कि हेल्थ के लिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। परिवार के संबंध में जागरूकता, साथ ही साथ व्यावसायिक दक्षता विकास आप करिए, है ना? कि व्यावसायिक रूप से अगर किसी चीज़ की आप ट्रेनिंग दे सकें उनको, और अगर पॉसिबल हो तो मूलभूत शिक्षा भी दीजिए, मिडिल और सेकेंडरी के बराबर शिक्षा और निरंतर शिक्षा, है ना? आर्ट, टेक्निक, खेल, संस्कृति, डिपेंड ऑन द एडल्ट कि वो व्यक्ति किस स्थिति में है, क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से उनको आप शिक्षा दे सकते हैं। और अब दोस्तों आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी आज से नहीं है। मैं 2004-5 की बात बता रहा हूँ, जब हमने अपने स्कूल्स को कंप्लीट किया था। उस टाइम पर हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर आए थे। कंप्यूटर चलाने कौन आया था बताओ? कोई कंप्यूटर टीचर नहीं थे, ना ही कोई स्कूल के टीचर थे, ना ही कोई स्टूडेंट था। बगल से साइबर कैफे वाला आया था। और क्या चला? कंप्यूटर पे चला बागवान मूवी। वो तब की मूवी। बागवान चली थी कि शोले चली थी मुझे याद नहीं। अगर बागवान आ गई होगी तो बागवान चली थी, नहीं तो शोले चली थी। तो टेक्नोलॉजी को और जो जो लोग उस समय पर थे वो पूरा मना कर दिया, अरे हमसे ही कंप्यूटर न चली। बैंक में कितने पुराने स्टाफ थे, मना कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा बोलूंगा, कुछ भी चीजें नहीं आए, ये एज अ ब्रदर मेरी बात आप सुनना, कुछ भी चीजें नहीं आए, आप उसको जितना अडॉप्ट कर सको कर लो, क्योंकि जब देरी होगी ना तो वो चीज आपको ज्यादा परेशान करेगी। कुछ भी चीज है ना उसके बारे में जानकारी लो, मतलब जिज्ञासु रहो। अभी चैट जीपीटी आया, आप लोग के मोबाइल में भी होगा, जेमिनाई आया, एआई सर्च आया, सब कुछ आया। तो ना क्यूरियोसिटी रखो देखने की, करने की, सीखने की, क्या पता कब काम आ जाए। तो अनभिज्ञ मत रहो, हम इससे नहीं, क्योंकि आने वाले समय में जो नई चीजें होती हैं वो आपको करना ही है। तो टेक्नोलॉजी में कहा गया कि नेशनल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फोरम विल बी सेटअप टू facilitate decision making regarding induction deployment and use of technology. This forum will provide evidence based advice to the central and state government on technology related initiatives. तो शिक्षा में तकनीक की बात की गई, राष्ट्रीय तकनीक शिक्षा तकनीक फोरम की स्थापना की जाए ताकि तकनीक के इंडक्शन, तैनाती और उपयोग के संबंध में निर्णय लेने की सुविधा मिले। यह फोरम केंद्र और राज्य सरकार को तकनीकी संबंधी पहल से जुड़ी प्रमाण आधारित सलाह देगा। तो ये चीज कही गई। उसके बाद डिजिटल एजुकेशन को और आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि द रिसेंट पैंडेमिक हैज सीन दैट अल्टरनेटिव मेथड मस्ट बी डेवलप्ड इन द प्रॉपर हाई एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन. When in-person education is not possible, several initiatives should be taken to ensure inclusive digital education, such as developing two-way audio and video interference for online class, to creating a digital repository of coursework, learning games, and stimuli through virtual reality, use of other channels such as television, radio, mass media, जो यूट्यूब वगैरह है, इन मल्टीपल लैंग्वेज स्टोरीज डिजिटल कंटेंट इन एरिया where digital infrastructure does not exist. उसके बाद है creation of virtual lab on existing e-learning platform to enable anticipatory learning by student based on the learning. And last, to provide training to teacher to become high level ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोविड के टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ, फिर कोविड के बाद लोगों ने क्या कहा, अब तो बर्बादे हो गया कि अब ऑनलाइन वाला सारा कंपनी डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने गलत करके पैसा कमाया या जिन लोगों का तरीका गलत था उसकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन सच्चाई सिर्फ ऑनलाइन चीजों पर आई है तो आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आगे की दुनिया में अगर भारत को एजुकेशन पावर बनना है तो ऑनलाइन एजुकेशन को महत्व देना पड़ेगा। देखिए मैं सिंपल बात बताता हूँ, मैं पटना में पढ़ाई करता था, वहां पे मैं 3 कोचिंग में जाता था जब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, और इस 3 कोचिंग में सिर्फ जाने आने में, क्योंकि तीनों 3 तरफ था, जाने आने में मुझे सब मिला के 4-4.5 घंटा लगते थे, और कोई कोचिंग 1.5 घंटे की, कोई 2 घंटे की, ऐसे होती थी। रूम पे साइकिल से आता जाता था मैं,
रूम पे मुश्किल से मुझे सिर्फ और सिर्फ आके वही भात दाल चोखा नहीं एक ही कुकर में बनाते हैं, वो बनाने का टाइम मिलता था, और सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं। तो पूरे मतलब मेरा ही नहीं, पूरे सबकी जिंदगी वही गुजर रही थी। आज आप बताइए, और मेरे पिताजी सबल थे या मेहनत किए तो उन्होंने मुझे पटना भेजा घर से, लेकिन जिनके पिताजी नहीं थे उन्होंने नहीं भेजा। मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं पढ़ पाए जो आगे बढ़ सकते थे, जिनके अंदर पैशन था। क्या समझे? आज आप हाउस वाइफ हैं, लड़की हैं, या नहीं भी हैं, आप सामान्य भी हैं, सेम चीज क्या, आप जिनसे भी पढ़ना चाहो, जिनसे भी, और ये मेरा ड्रीम है उस टीचर से पढ़ना, आप पढ़ सकते हो। सबकी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, सबकी अपनी ऐप है, बैच है, पढ़ लो, घर बैठे पढ़ लो। तो अगर आपके अंदर पैशन है तो सुविधाओं की अब आपको कमी नहीं है। इसलिए, और सबसे बड़ी बात क्या, समय बचत, पैसा बचत। भाई साहब 2005 सोच लीजिए कब का समय है, आज से 20 साल हो गया ना जी, बाप रे बाप, 20 साल पहले का बात। उस टाइम पर मेरे एक एक कोचिंग की फीस 8,000 10,000 होती थी। आज आप कितने में पढ़ रहे हैं? 1,000 1,500, मुश्किल से 2,000। 2,000 लगा दिया वहां पे में तो पूरा तैयारी हो जाए। तो मैं एक सब्जेक्ट 8,000 में पढ़ता था, और वही टीचर से मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था जहां पे मुझे एडमिशन मिल पाए और जो मेरे नियर हो या जो वहां पे अवेलेबल हो। अगर मैं चाहता कि भाई फलाने ऑथर से पढ़ लूं, फलाने से पढ़ लूं, तो वो संभव नहीं। आज आप घर में हो, सिर्फ पढ़ाई करो। आप सोचो तैयार होना, जाना आना, ट्रांसपोर्टेशन, सबका खर्चा, उस जगह पे रहना, मंथली खर्चा, वो तो मैं जोड़ा ही नहीं हूं अभी। कि अगर मैं 2 साल पटना में रहा, 1 साल कोटा में रहा, तो उसका जो रहने का खर्चा है वो तो मैं जोड़ा ही नहीं। यहाँ पे आपको क्या है? महामारी में देखा गया कि व्यक्तिगत शिक्षा जब देना सक्षम ना हो तो वैकल्पिक तौर पर ये रहेगा, और मैं आपको बता देता हूं ये रहेगा जीवन भर। अब आपको डिजिटल एजुकेशन रहेगा, आपके बच्चे के बच्चे और हाईटेक डिजिटल एजुकेशन को पढ़ेंगे। समावेशी डिजिटल शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की जानी चाहिए, जैसे ऑनलाइन क्लास के लिए 2 वे ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस विकसित करना, कोर्स वर्क, लर्निंग गेम और वर्चुअल रियलिटी के जरिए, है ना, स्टिमुलेंस के डिजिटल रिपोजिटरी बनाना, कई भाषाओं में टेलीविजन, रेडियो और मास मीडिया जैसे दूसरे चैनल का इस्तेमाल, ताकि डिजिटल कंटेंट उन जगहों पर पहुंचे जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब बनाना, ताकि विद्यार्थी को भागीदारी पूर्ण प्रयोग आधारित शिक्षण प्राप्त हो सके। शिक्षक को उच्च स्तर के ऑनलाइन कंटेंट बनाने और उसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये आप सिंपल मान के चलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफर ही आया, नया चीजें आई। बिल्कुल श्वेता सोनी सही कह रही है, कुछ लोगों के लिए तो मुश्किल ही था, मुश्किल ही था। आज वो घर बैठे, और यही नहीं, आप रोजगार भी घर बैठे कर सकते हैं, पा सकते हैं, अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं एक घर बैठे। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है, निपुण भारत। निपुण भारत प्रोग्राम बेसिकली क्या है, वही एफएलएन है ना, उसी को निपुण भारत के अंदर रखा गया। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया रमेश पोखरियाल on 5th July 2021 for the successful implementation of the new education policy. NIPUN stands for National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. वही लिटरेसी न्यूमरेसी जो बताया था। It is an ambitious scheme of government of India which aims to meet the learning need of children in the age group of 3 to 9 years. Through this scheme, the aim is to impart the knowledge of basic literacy and numeracy to the student. Through NIPUN scheme, by the year 2026-7, every child will be provided the ability to learn reading, writing, and basic numeracy by the end of the class 3. So, the scheme will be implemented by the Department of School Education and Literacy. It is noteworthy that the scheme has been started under the aegis of the centrally sponsored scheme समग्र शिक्षा अभियान। तो क्या कहा गया कि निपुण भारत शिक्षा में कि वही बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इत्यादि जो है, उसको लाया जाए संख्यात्मकता ज्ञान के साथ, पाठ में निपुणता, इसके लिए पहल है। तो 3 साल से 9 साल के बच्चे, यानी कि बच्चा जब प्ले स्कूल में जाता है तब से लेकर कक्षा 3 तक, इसमें बच्चे की बेसिक आवश्यकता को पूरा कर दो, ताकि जब वो उम्र बढ़े तो ऐसा ना हो कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, एटलीस्ट इतना तो कर दो।
इन योजना के माध्यम से आधारभूत शिक्षा संख्यात्मकता, जो मैंने बोला एफएलएन बोलते हैं इसको, इसके ज्ञान के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाना एक लक्ष्य। निपुण योजना के माध्यम से 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणित की क्षमता प्रदान की जाएगी। हालांकि निपुण को 2025 तक ही बोला गया था, फिर 2026-27 बोल दिया गया। इसको स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर ये पूरी की गई। मतलब इतना तो आप हो ही जाओ कि कोई भी पेपर पढ़ सको, नौकरी कर सको, तो उसमें अपनी बेसिक चीजें कर सको, क्योंकि बिना बेसिक लिटरेसी के आप कर ही नहीं पाओगे। आप यहाँ पे मेरे से पढ़ने आए हो, तो यहाँ से पहले तक की चीज कंप्लीट करके आओ, तब ना सीखने आता है, आप सीख पा रहे हो। अब आपको सेंटेंस से पढ़ने नहीं होगा तो आप कहाँ से आओ भाई। अब क्या है कि रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग द गोल्स ऑफ एजुकेशन, स्कूल का क्या रोल है इन सभी में। So every school has to perform all its function while living in the society. Sociologists have tried to see school organization in an following different form. तो प्रत्येक विद्यालय को की जिम्मेदारी बड़ी है, पहले भी हमने देखा है स्कूल फोरम इत्यादि में। तो अपने कार्य का निर्वहन करिए, समाज में रहकर काम करिए। तो समाज शास्त्रियों ने इसके बारे में कुछ कहा है कि देखिए स्कूल एक ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन है। बोला भैया इसका मतलब क्या हुआ? Like scholars like Kelly, है ना, Arthur and Mollman, etc., have accepted school as a mixed or joint organization. The word complex in the English language means consisting of part. This word complex is synonyms, but mixed or combined in Hindi language. The meaning of mixed or combined also indicate that arrangement in which some other part all are also mixed with one. If we consider the school from this point of view, then the school also appear to be mixed organized. देखिए एक संयुक्त चीज है यहाँ पर, है ना। आर्थर, कैली, मोलमन, इन सब लोगों ने यहाँ पर कहा कि अंग्रेजी भाषा में कहता है कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट्स। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अलग अलग चीजें यहाँ पर मिलेंगी, है ना। तो इसका है कि व्यवस्था में आप सब कुछ रखिए, अन्य भाग मतलब सर्वांगीण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट, ये करिए। इसलिए ये कह रहा है कि एक मिश्रित संगठन है, संयुक्त संगठन, मतलब स्कूल बच्चे को हर एंगल से आगे बढ़ा रहा है, ये वाली बात होनी चाहिए। दूसरा है कि एक ब्यूरोक्रेसी के रूप में भी स्कूल है। सो bureaucratic system also has an important place in the field of administration. German psychologist Weber has said that bureaucracy, that is administration and organization related to employee, is more successful. Looking at the school environment, it becomes clear that the headmaster, manager, teacher, and student do not have as much knowledge about the subtle things of the school as the official and office superintendent do. तो प्रशासन के क्षेत्र में नौकरशाही तंत्र का भी एक प्रमुख स्थान है। अब नौकरशाही तंत्र क्या है? उन्होंने कहा कि बेवर ने कहा कि नौकरशाही अर्थात कर्मचारी से संबंधित प्रशासन और संगठन ही अधिक सफल होता है। मतलब कि आपके पास टीम है। आज एक बात बताइए, मैं अकेले कर पाऊंगा? मैं तो बस एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब आप टेक्स्ट बुक में जुड़े हो, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं, सारे फैकल्टी को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टीम है। अभी आपकी क्लास चल रही है, बैकग्राउंड में बहुत सारे हमारी टीम बैठी हुई है जो क्लास को मॉनिटर कर रही है, क्लास चलवा रही है। तो ये पूरा एक संगठन होता है, तभी विद्यालय भी तभी चल पाता है। सो विद्यालय के वातावरण को देखने से ये लगता है कि प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, शिक्षक, छात्र, है ना, इसको विद्यालय की सूक्ष्म बातों का इतना अधिक ज्ञान नहीं होता जितना कार्यालय के कार्मिकों, जो क्लर्क इत्यादि लोग होते हैं, उनको होता है। तो सबका अपना अपना रोल है। एक टीचर क्लर्कियल काम नहीं कर सकता है, या सिखाया जाए तो करेगा, लेकिन एक साथ सब कुछ तो नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली बिहार में घोषणा हुई है कि जो मिड डे मील इत्यादि है ना, उससे प्रधानाध्यापक और टीचर को बाहर निकाला जाए। क्यों? क्योंकि उसी में लगे रह जाते हैं दिन भर, पढ़ाते ही नहीं। तो वो किसी दूसरे माध्यम से कराया जाए। मतलब सरकार की कोशिश रहती है, लेकिन वो इंप्लीमेंट सही से नहीं होता। उसके बाद एक स्कूल एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड स्कूल एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, वाज मेड बाय हैथरॉन एंड पीटर. While philosophical and moral element are recognized among the external influencing element of the school, social and political element are also considered important. Society definitely has an impact on school. School is said to be a miniature form of the society, and the reason
for this that only the school which fulfill many needs of the society get more popularity. सामाजिक और राजनीतिक संगठन, आप देखिए जेएनयू से निकल निकल के लोग लीडर बन जा रहे हैं। तो ये बेसिक लेवल से ही शुरू हो जाता है कि आपके अंदर वो पॉलिटिकली और सोशली क्वालिटी आते हैं। इसको गलत रूप में मत दीजिए। ये अच्छी चीज है कि आप कूटनीति, राजनीति या सोशल नीति समझ रहे हैं। तो विद्यालय को एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन के रूप में भी समझने का प्रयास हेथर्न और पीटर ने किया था। विद्यालय के बाह्य प्रभावकारी तत्वों में जहां दार्शनिक और नैतिक तत्व की मान्यता है, वहीं सामाजिक और राजनीतिक तत्व भी मानता है। समाज में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, और विद्यालय पर समाज का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप भी कहा जाता है, कि वो भी तो एक छोटा सा समाज ही है। यही कारण है कि समाज की अनेक आवश्यकता की पूर्ति है ना करने वाला विद्यालय ही अधिक लोकप्रिय प्राप्त करता है। तो विद्यालय को बच्चे के हर जरूरत का पता होना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल एज अ सिस्टम, एक पूरा सिस्टम, एक प्रणाली है। द नेम ऑफ टी पार्सन एंड एडवर्ड सिल्ज are prominent among those who consider school as a system. In fact, system theory is based towards accepting knowledge from different area. This principle is useful in every school. ये नाम हम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं आपको इसके महत्व बता रहा हूं कि स्कूल एक प्रणाली भी है ना। इन्होंने क्या कहा, टी पार्सन और सिल्ज ने, कि वास्तव में प्रणाली सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को स्वीकृति करने का पक्षपाती है, और यह सिद्धांत प्रत्येक विद्यालय के लिए उपयोगी है। पक्षपाती का यहां पर मतलब क्या है कि हम क्या चीज शामिल कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को शामिल करना है। तो स्कूल एक सिस्टम भी है, स्कूल एक सोशल संगठन भी है, राजनीतिक संगठन भी है, स्कूल एक नौकरशाही भी है, स्कूल एक संयुक्त संगठन भी है। संयुक्त में तो सब आ गया वैसे। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल आपका एक सोशल सिस्टम। हालांकि अभी हमने सोशल को जोड़ा था ना इससे, सोशल और राजनीतिक से, लेकिन सोशल सिस्टम हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल इज सीन एज अ सोशल सिस्टम इन मॉडर्न एरा। सिमोन, टैलकॉट, पार्सन एंड अदर फेमस थिंकर have gave the deep through the school as a school system. For a school system, interaction between individual is extremely necessary, है ना। People working in a school also do the work and are also influenced by each other personality. तो बात तो मानते हैं आप। अभी ही एक तो सोशलिज्म है ना, सोशलिज्म नहीं सीख रहे हैं अभी, समाजीकरण नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो स्कूल में भी जब छोटा बच्चा आता है तो साइमन, तालकोट, पार्सन्स और अन्य ने कहा कि ये सामाजिक प्रणाली, इसमें बच्चे अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हैं, और ये बहुत बड़ी आवश्यकता खुद में है। विद्यालय में भी कार्य करने वाला व्यक्ति अपना कार्य करता है और एक दूसरे से प्रभावित होता है। तो सोशलिज्म जितना हम स्कूल से सीख रहे हैं उतना हम कहीं से नहीं सीख सकते, इसलिए ये सब करेक्ट है ना। तो बहुत सारे मैंने आपको इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह इसमें भी शामिल किए हैं, है ना। तो आप इनको भी अच्छे से देखिए। और पिछला जो क्लास था उसके सारे क्वेश्चंस बन गए थे आपसे, एक बार बताइए तो। लास्ट जो क्लास था उसके सारे क्वेश्चंस बन गए थे आपसे। एवरीबॉडी। तो बिल्कुल एनईपी 2020 में किसे शामिल किया गया है, तो ये सभी चीजें इनको शामिल किया गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी आपको मिलेंगे, और आपको इसको भी अच्छे से बना लेना है, ठीक है सभी लोगों को। तो आप लोग हमेशा ये कोशिश करिएगा कि कभी भी किसी भी प्रकार की बात हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग चीजों के लिए बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी कि हाँ ये ऐसे है, मतलब उसको रियलिटी में आप नहीं समझोगे, तब तक ये मुश्किल है कि आप उन चीजों को समझकर रियल में इंप्लीमेंट भी कर सको, है ना। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए, है ना। एग्जाम डेट का तो अभी नहीं पता है मुझे, लेकिन अगस्त आप मान के चलिए, है ना, जुलाई लास्ट से अगस्त मान के चलिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, जय हिंद।